नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में आज हम लोग अगला पार्ट देखेंगे। 144 नंबर पार्ट तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग 145वां नंबर पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में दो प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न जो दोस्तों होता है वो आपका स्टैटिक जीएस का होता है और दूसरा आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। ठीक है, दो प्रश्नों को हम लोग डेली देखते हैं। और जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस दोस्तों आप लोगों से कराई जा रही है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको मुख्य परीक्षा पास करनी है। ठीक है, डे बाय डे आप लोग भी जान रहे होंगे प्रारंभिक परीक्षा में अब लमसम 105 दिन बचे हैं और मुख्य परीक्षा में ध्यान रखिएगा मेंस में 225 दिन बचे हैं। ठीक है, तो अगर 105 दिन हटा देते हैं तो 120 दिन ही आप लोगों को बीच में मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि अभी से मुख्य परीक्षा की तैयारी आप 225 दिन तक करिए। अब अगर आज की डेट से अगर आप सोचते रहे, ठीक है, तो आज का दिन भी निकलेगा और जो अगला दिन है कल का आने वाला वो भी निकलेगा। अगर सोचते रहेंगे तो सोचने से कुछ नहीं होने वाला। जितना भी आप समय है जो पढ़ाई में लगाते हैं उसमें आप लोगों को 1 घंटा, ध्यान रखिएगा, 1 घंटे में आप 4 प्रश्नों को आराम से लिख सकते हैं। तो 4 प्रश्न एटलीस्ट आप लिखते रहिए और ऑप्शनल के लिए भी आप समय निकालिए। देखिए 2 घंटा अगर मेंस के लिए दे देते हैं, जितना भी आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्योंकि देखिए मुख्य परीक्षा में आप लोगों को इसी तरीके से लिखना होगा। जिस समय आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं वहाँ पर भी आपके सामने प्रश्न होता है और आप सोचने स्टार्ट करते हैं कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स को इसमें ऐड करना है। तो उसी तरीके से आंसर राइटिंग आप लोगों को कराई जाती है। जो पॉइंट्स हैं वो आपको दिए जाते हैं, बस आपका कार्य होता है लेक्चर को देखना और देखने के बाद उस प्रश्न को लिखना। तो इन चीज़ों को आप लोग समझिए और अभी से जो मुख्य परीक्षा है उसकी अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आज का जो प्रश्न है दोस्तों, पेपर थर्ड का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 289 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। बहुत ही ज़्यादा चर्चित प्रश्न है। इस समय वर्तमान में अगर देखेंगे तो वर्तमान संदर्भों में भी यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को समझना है और बहुत ही अच्छी तरीके से जो यह प्रश्न दिया जा रहा है इसको बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करना है। और हाँ, आज ही लिखना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज ही इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। जो भी आपके फ़ोन में व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें शेयर करा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले, जैसे प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी होती हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में देखिए, तीनों पार्ट में आप लोगों को कोटेशंस, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करना है। उत्तर को बेहतर बनाने के लिए जो डेटा, फ्लोचार्ट, डायग्राम, छोटी छोटी चीज़ों को आप इनको भी इंसर्ट कराइए जिससे आपका उत्तर जो है बहुत ही बेहतर हो जाए। अब देखिए मुख्य परीक्षा में आपका उत्तर कैसे बेहतर होगा, पॉइंट्स तो वही रहेंगे लेकिन प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। जो आप लिखते हैं, जो सजावट करते हैं, वही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखती है। ठीक है, कंटेंट भी मायने रखता है लेकिन कंटेंट मायने, अब देखिए कंटेंट बहुत अच्छा आपने डाल दिया है लेकिन आपकी हैंडराइटिंग ही पढ़ने में नहीं आ रही है तो वो भी काम नहीं करेगा। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। जो अच्छे कीवर्ड हैं उनको भी आप लोगों को अंडरलाइन करना होगा। जो अच्छे शब्द होते हैं, अच्छे कीवर्ड होते हैं तो उनको भी अंडरलाइन करिए और अच्छे से इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। आइए प्रश्न को देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं? जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है कृषकों को निम्न आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा? दो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। दोनों प्रश्नों का 125 शब्दों में ही आप लोगों को जवाब देना है। अब देखिए सबसे पहले तो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या होता है?
कि जैसे मान लीजिए छोटी सी बिल्कुल बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। एक किसान होता है, ध्यान रखिएगा, किसान ने क्या किया कि एक जैसे मान लीजिए धान हो गया, गेहूँ हो गया, उसने फसल उगाई, फसल उगाई, उगाने के बाद उसके सामने मार्केट है, एक मार्केट है, बाज़ार होती है, उसकी स्थानीय बाज़ार होती है, वहाँ पर बेचता है जाकर। अब उसको लगा कि यह तो बहुत ही ज़्यादा मुझे कम दाम पे ये लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। और सरकार क्या करती है, समय समय पर बुआई से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है कि भाई फला फला फसल के लिए फला फला यह मूल्य है। तो जो कृषक होते हैं, जो किसान होते हैं, वो अपने अनुसार फसलों को उगाते हैं। अब एक किसान को लग रहा है कि इस मार्केट में मुझे बेचना फ़ायदेमंद नहीं होगा, तो उसने सोचा कि भाई सरकार ने डिसाइड कर रखा है, जैसे मान लीजिए कोई ए नाम की फसल है, उसका जो रेट है 1,000 प्रति कुंटल यहाँ पर ख़रीदा जा रहा है, और जबकि उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 1,250 रुपये है, तो उसको 250 रुपये प्रति कुंटल उसको नुकसान होगा। तो सरकार क्या करती है, सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किसानों से खरीद करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक घोषणा की जाती है सरकार के द्वारा, उसी के द्वारा यह न्यूनतम समर्थन मूल्य के लागू किया जाता है, और उसी के माध्यम से एजेंसियां खरीद करती हैं। घोषणा कौन करता है, सीएसईपी करता है, जिसको कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य बस इतना ही होता है, जो किसान हैं उनको उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके, उचित मूल्य मिल सके, इसलिए सरकार खरीद करती है कि भाई 1250 से नीचे तो नहीं खरीद होगी, ठीक है। तो मिनिमम एक मूल्य जो होता है, उचित मूल्य जो होता है, वो किसानों को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, कृषकों के लिए, कृषि उत्पादों के लिए जो मिलने वाला न्यूनतम मूल्य होता है, वही न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, ठीक है। घोषणा कौन करता है, घोषणा सरकार बुआई से पहले की जाती है। अब सबसे पहले देखिए, सर्वप्रथम जो की गई थी 1966-67 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। वर्तमान में अगर देखेंगे तो वर्तमान में 26 फसलों के लिए घोषणा की जाती है, किसके द्वारा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एजेंसियाँ क्या हैं, सरकारी एजेंसियाँ एमएसपी से नीचे खरीद नहीं कर सकती। तो यहाँ किसानों का हित तो होता है कि भाई उनको मिनिमम एक मूल्य जो होता है, कॉस्ट जो होती है, उनको मिलती है, ठीक है। अब देखिए, कृषकों को निम्न आय जाल से बचाने के, कौन कौन से जाल से बचाने के किस तरीके से बचाव होंगे। तो अब जैसे मान लीजिए कोई भी एक किसान है, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या करेगा, एमएसपी क्या करेगा, एमएसपी यही करेगा कि जो किसानों को निराशा में बिक्री कर रहे हैं, उस स्थिति से बचाएगा कि भाई मजबूरी में उसको मार्केट में जाकर औने पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है, तो उससे उनका बचाव होगा। और क्या है कि उस व्यक्ति की, जो किसान है, किसान की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हर तरीके से किसानों की स्थिति को बेहतर बनाता है। अगली चीज़ क्या है कि जैसे जो कृषक हैं, कृषक लाभदायक फसलों की बुआई करेंगे, करने लगेंगे कि भाई बुआई से पहले उसको लगा कि भाई 1750 रुपये जो फसल बिक रही है, तो हमें उसी की बुआई करनी चाहिए, हमें उसी को उगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ें होती हैं कि जो कृषक है, कृषक एक विवेकपूर्ण निर्णय लेता है, ठीक है, एक विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। और एमएसपी जो है, एमएसपी बाजार के लिए कीमत सिग्नल का कार्य करती है कि भाई एक सिग्नलिंग हुई होती है मार्केट के लिए, जो बाजार है, कि भाई इससे नीचे नहीं खरीदना। लेकिन व्यापारी क्या है, अपने मनमाने अनुसार चीज़ों को क्रियान्वित करते हैं कि भाई कोई व्यक्ति है, आप मार्केट में जाते हैं, सब्जी का दाम पूछते हैं कि भाई आलू कितने रुपए रेट है, गोभी कितने रुपए रेट है। अब आलू मान लीजिए 12 रुपए किलो है, तो आप क्या करते हैं, आप उससे मोल तोल करते हैं कि नहीं 12 में नहीं 8 में दीजिए। तो ऐसे ही बड़े पैमाने पर सोचिए कि फसलों के दाम भी इसी तरीके से जो बड़े व्यापारी हैं वो लोग खरीदते हैं। तो एक सिग्नलिंग होती है कि मार्केट के लिए कि भाई एमएसपी से नीचे नहीं खरीदना है। अब
क्या चीज़ें हैं कि जैसे बाज़ार में जैसे दाम कम हो तो किसान सरकारी एजेंसियों को बेच सकते हैं। भाई एमएसपी का फ़ायदा इसीलिए है कि भाई जो बड़े व्यापारी हैं जो मार्केट में ख़रीदते हैं उनके चंगुल में ना फंसे। किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस तरीके से फ़ायदा करता है कि वो बड़े व्यापारियों के चंगुल में ना फंसें और उनको एक उचित मूल्य जो है वो उनके उपज का मिल सके। ठीक है, इसीलिए सरकारी एजेंसियां इस चीज़ को खरीद करती हैं। ठीक है, किसान सरकारी एजेंसियों को बेच सकते हैं, तो ये उनके पास एक ऑप्शन होता है। और क्या है, एमएसपी जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, वो सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाता है। सकारात्मक प्रभावों को किस तरीके से बढ़ाता है कि जैसे मान लीजिए एक प्रेरणा देता है। और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने का मतलब यह है कि भाई मिनिमम आपको इतना मिलेगा जो आपको उस उन्हीं फसलों का उत्पादन कीजिए। ठीक है, तो एक उत्साहवर्धन भी करता है लोगों का, जो किसान हैं उनको भी सकारात्मक प्रभाव डालता है कि भाई अगर हम किसानी तभी करेंगे जब हमें उससे लाभ होगा। अगर हमारी लागत ज़्यादा आ गई, उससे लाभ नहीं मिला, तो फिर हम क्यों करेंगे, छोड़ देंगे किसानी। तो ये भी चीज़ें हैं। और इसके लिए कृषकों को जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो होता ही होता है, इसके साथ में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की भी घोषणा की गई। तो इसके माध्यम से भी क्या है कि जो कृषक हैं, जो किसान हैं, उनको उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, यही इसका उद्देश्य है। तो हर तरीके से एमएसपी को, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो किसानों की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करता है। जो उनकी अ, उपज होती है उनको उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। 125 शब्दों में आप लोगों को इस प्रश्न को अच्छी तरीके से लिखना है। इसके पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को यूपीपीसीएस मेंस 2021 का जो ग्रुप चल रहा है तो उसमें प्राप्त हो जाएगी। तो जो लोग भी अपना यूपीपीसीएस मेंस 2021 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। तो इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 290 है और 125 शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है। देखिए शब्द सीमा ज़्यादा आगे भी नहीं होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा कम होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का साथ में आप लोगों को ख्याल रखना है और इस प्रश्न को बेहतर ढंग से लिखना है। काफ़ी चर्चा में भी रहा है जो आरटीआई में संशोधन किए गए थे और इसमें विपक्ष ने काफ़ी हमला भी किया था सत्ताधारी दल के खिलाफ में संसद में, कि भाई आरटीआई को तो अपंग बनाया जा रहा है। तो ये बहुत सारी चर्चा में रहा है और पूछा भी गया है कई बार और आगे भी पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न को बहुत ही बेहतर तरीके से लिखिए और लिखने से पहले वही सावधानी है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड करिए। जो डेटा है, फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, इन सारी चीज़ों का प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आप प्रयोग करिए और अच्छे से उत्तर को लिखिए। जो अच्छे शब्द हैं उनको अंडरलाइन भी करिए, कुछ डॉट्स के फॉर्मेट में, कुछ पैराग्राफ के फॉर्मेट में, कुछ एरो मार्कर, इस तरीके से प्रस्तुतिकरण करिए कि आपके जो उत्तर है वो सबसे बेहतर लगे। क्योंकि देखिए मुख्य परीक्षा में आप एक सीट पर 12-13 लोग होंगे। अब 12 लोगों से बेहतर लिखना है तो वो चीज़ें कैसे आएंगी? वो चीज़ें ऐसे ही आएंगी जब डेली आप लिखेंगे और जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको बेहतर ढंग से करने का प्रयास करेंगे। आइए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपका सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए सूचना जो आरटीआई एक्ट आया था तो 15 जून 2005 को संसद से अधिनियमित हुआ था और इसको लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। अब देखिए सूचना का अधिकार जो है, आरटीआई एक्ट जो है, इसके अंदर क्या है इसका उद्देश्य? उद्देश्य यही है कि जो सरकारी संस्थान होते हैं, सरकार होती है, सरकारी डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, विभाग होते हैं, उनसे जानकारी मांगना, सार्वजनिक जानकारी, जो सरकारी जानकारी होती है उसको, जो लोगों को लगता है कि भाई हमें ये चीज़ें जानकारी होनी चाहिए किसी भी मुद्दे पर,
ठीक है। तो सरकार से सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त करने का यह अधिकार माना जाता है कि सूचना प्राप्त होती है व्यक्तियों को, लोगों को। ठीक है। अब कि इसमें संशोधन कुछ किए गए हैं। इन संशोधनों के बाद राष्ट्रपति ने इस पर साइन किए अगस्त 2019 में। ठीक है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं जो एक्ट अधिनियम जो लाया गया था 2005 में, उससे डिफर होकर 2019 में कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं, तो उनकी अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि जैसे मान लीजिए 2005 का जो आरटीआई एक्ट था, ठीक है, 2005 के सूचना का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान था कि जैसे जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और जो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, तो उनका कार्यकाल निर्धारित था। उनका कार्यकाल निर्धारित था, 5 साल था। लेकिन अब क्या है, अब सरकार डिसाइड करेगी। मतलब गवर्नमेंट जो होगी, जो सत्ताधारी सरकार होगी, इस समय बीजेपी की सरकार है, तो अब बीजेपी की सरकार जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करेगी, उनका कार्यकाल डिसाइड करेगी। तो आप सोच कर देखिए कि अगर कोई व्यक्ति आपकी चीज़ों को डिसाइड करे तो आप उसी के अंडर में काम करेंगे ना। पहले क्या थे, पहले आप स्वतंत्र थे कि आपको पता था कि 5 साल तो मुझे रहना ही रहना है। लेकिन अब क्या है, 2 साल भी कर सकता है, 3 साल भी कर सकता है। आप उनके अनुसार कार्य नहीं करते तो आप पे ऊपर दबाव डाला जाएगा, सीधे आपको बाहर कर दिया जाए, हटा दिया जाएगा। तो ये एक तलवार लटकी रहेगी मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों के ऊपर। और क्या प्रावधान है इसमें कि जैसे जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं और अन्य सूचना आयुक्त हैं, उनके वेतन व भत्ते सुविधाएं अब केंद्र सरकार तय करेगी। पहले क्या था, पहले जो है इनका निर्धारित था। अब क्या है, अब ये चीजें डिसाइड करेगी कौन, केंद्र की सरकार। अब सोच कर देखिए कि घर में आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं, ठीक है, और जो जिसके अंडर में जॉब कर रहे हैं, अब पहले क्या थे, पहले आपका डिसाइड था कि आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। अब 15,000 मिलेंगे या 25,000 मिलेंगे या 50,000 रुपये मिलेंगे, ये घर का मुखिया डिसाइड करेगा। तो आप क्या करेंगे भाई, आप तो काम उसी के अनुसार करेंगे ना। तो ये काफ़ी कुछ विवादास्पद मुद्दे थे जिस पर विपक्ष ने घेरा भी था संसद में और काफ़ी हो हल्ला भी हुआ था। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, बाकी आपके ऊपर है, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी जो चीज़ें देखिए, आपको किसी राजनीतिक दल या उन सारी चीज़ों की आपकी सोच आपके अंदर होगी, लेकिन उन सारी चीज़ों से इतर आपको प्रश्न में निष्पक्ष रूप से आप लोगों को लिखना होता है। बातें जो हैं लिखनी होती हैं। अगर एग्जामिनर को लग गया कि यह किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, राजनीतिक दल से प्रेरित है, फिर प्रश्न लिख रहा है, तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आप ठीक है, आपकी सोच है किसी भी पार्टी के प्रति रखिए, लेकिन जिस समय उत्तर लिख रहे हो उस समय मत रखिए। ठीक है, उस समय बिल्कुल न्यूट्रल स्टेज में रहकर आप लोगों को प्रश्न लिखना है। ठीक है। तो और क्या चीज़ें कही गई कि जैसे जो अन्य भत्ते, वेतन, सुविधाएं हैं, ये सब सरकार तय करेगी। और एक चीज़ थी कि जैसे कोई मुख्य सूचना आयुक्त है या अन्य सूचना आयुक्त है, ये आयुक्त नौकरी पेंशन का लाभ लेते हैं तो उनके वेतन से घटाया जाएगा। ये प्रावधान था पहले वाले में, 2005 के आरटीआई एक्ट में। लेकिन अब क्या है, इन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और जो विपक्ष की सरकारें हैं वो कहते भी हैं कि भाई आरटीआई एक्ट को कमज़ोर किया जा रहा है। ठीक है। लेकिन सरकार का पक्ष क्या है, सरकार का पक्ष ये है कि भाई जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, शासन में पारदर्शिता आएगी। तो ये आरटीआई में जो जो संशोधन हुए हैं, जो जो चीज़ें चेंजेस हुए हैं, ठीक है, चीज़ें चेंजेज हुई हैं, तो उनके बारे में चीज़ें थी। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको हम लोगों ने देखा। अब क्या सही है क्या गलत है, निष्कर्ष में आप अपने शब्दों में चीज़ों को लिखिए निष्पक्ष रूप से।
न्यूट्रल रहकर आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोगों को 125 शब्दों में अच्छे से लिखना है। इस प्रश्न को आप लोग लिखिए और डेली डेली दोस्तों आप लोग आंसर राइटिंग जरूर करते रहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। डेली मैं आपको कहता हूँ और एक एक दिन आप लोगों का निकलता जा रहा है और ऐसे ही निकलता चला जाएगा आपकी पूरी लाइफ से। आप सोच कर देखिए कि अगर आज की डेट में अगर आपने सारे कार्य कर लिए तो कल का दिन भी आपका बेहतर होगा। लेकिन अगर आज आपने नहीं पढ़ाई करी या चीज़ें को स्टार्ट नहीं किया तो कल का दिन कैसे सही होगा। ठीक है, तो एक एक दिन, आज का दिन जो निकल रहा है ये आपकी लाइफ में, पूरे जीवन में कभी वापस नहीं आने वाला। आप सब कुछ पा सकते हैं लेकिन समय को कभी भी आप, पुराने समय जो निकल चुका है उसको वापस नहीं ला सकते। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी से मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए। जो भी आप पढ़ते हैं उसमें 2 घंटा केवल मुख्य परीक्षा के लिए निकालिए, बाकी टाइम जो है आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए निकालिए। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को लिखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और यूपीपीसीएस मेंस 2021 का ग्रुप भी चल रहा है, तो जो लोग भी अपना पीसीएस एकेडमी पर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नंबर है 9140085178। तो इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।